नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है। ये हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम पे कैसा इम्पैक्ट करेगी, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो रेड वाला बटन है उस पर क्लिक कर दिए और साथ में जो घंटी का आइकन है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर जो वीडियो आएगी, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट टाइमली मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इनको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप अभी तक आपने हमें इन मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया तो जाके आप फॉलो कर लीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो सबसे बड़ा चेंजेस गवर्नमेंट ने ये किया है कि अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी अलाउ कर दिया है कि वो इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोल सकती हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसके लिए एक नया लॉ अभी लेके आएगी। तो अभी ऐसा कोई लॉ है नहीं, पर गवर्नमेंट लेके आई। अब ये जो गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके सिर्फ एक पॉलिसी है, तो इसको यहाँ पे लागू करने के लिए गवर्नमेंट और भी कई तरीके के लॉ लेके आएगी, तो जिसमें से ये भी एक लॉ होगा। तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं था? अभी तक इसलिए नहीं था क्योंकि इसका एक जो मेजर क्रिटिसिज्म ये होता था कि बहुत से लोग कहते थे कि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी जब इंडिया में आएंगी तो वो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी, जो हमारे अच्छे टीचर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सैलरीज़ पे हायर कर लेंगी और उसके बाद में जो है बहुत ज़्यादा फ़ीस बढ़ा दी जाएगी, जिससे जो एक कॉमन आदमी है तो वो इतनी ज़्यादा फ़ीस जो है अफोर्ड नहीं कर पाएगा और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एजुकेशन नहीं ले पाएगी। इस वजह से ये सब बातें कही जाती थी। तो गवर्नमेंट ने उसके रेगुलेशन के लिए भी प्रॉपर वर्क किया है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा और ये बहुत बड़ा मूव है। और करेंटली अभी सिनारियो क्या है कि अगर कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ इंडिया में कोई भी मतलब अपना कोर्स वगैरह करवाना है या कुछ भी वर्क यहाँ पे करना है, तो उनको इंडिया की जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके साथ कोलैब करके करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे अमेठी यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, अमेठी यूनिवर्सिटी हो गई है, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वो क्या होता है, जैसे फॉरेन की यूनिवर्सिटी जैसे US की MIT हो गई या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई UK की, तो उनके साथ कोलैब करके यहाँ पे अपने प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाते हैं, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन वगैरह यहाँ पे चलाते हैं। तो अभी टोटली 650 ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसा कर रही हैं। और इसके अलावा एक और गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट किया है कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता था, जो ग्रेजुएशन होता था वो 3 साल का होता था, उसको गवर्नमेंट ने 4 साल कर दिया है। लेकिन इसमें कई सारे चेंजेस भी ये किए गए हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में ही आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको छोड़ना पड़ा, कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो आप एक सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं। लेकिन आप जो दोबारा एडमिशन लेंगे तो आपको दोबारा फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप सेकेंड ईयर से ड्रॉप आउट करते हैं तो आप डिप्लोमा ले सकते हैं और आप 3 साल के बाद आप जो है आप कॉलेज छोड़ेंगे तो आप नॉर्मली जैसे अभी आपको डिग्री मिलती है वैसे आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पूरा 4 साल का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको एडिशनल, जैसे सपोज़ आपको जो है आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आपको फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप फिज़िक्स में एक एडिशनल आपको साल दिया जाएगा जिसमें आप रिसर्च कर पाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अभी जो बच्चे होते हैं जो PhD वगैरह करते हैं, तो PhD का करंटली अभी जो है प्रोसेस क्या है कि आप पहले तो ग्रेजुएशन करिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद में आपको MPhil करना पड़ता है 2 साल का, उसके बाद में आप PhD करते हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे वो PG करने के बाद में डायरेक्टली PhD कर सकते हैं, उनको MPhil नहीं करना पड़ेगा। जो 2 साल जो फर्जी वेस्ट होते थे वो नहीं होंगे। तो इसमें एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो MPhil हट जाएगा तो इससे कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी, क्या क्वालिटी कम हो जाएगी? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, MIT हो गया, कैम्ब्रिज वगैरह हो गई, तो यहाँ पे MPhil नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन वही 4 साल का होता है, उसके बाद में डायरेक्टली आपका जो है PG के बाद में आप जो है PhD कर सकते हैं। तो क्वालिटी में कोई भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करी? गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो MPhil करने के बाद में PhD नहीं करते हैं, PhD डिग्री नहीं लेते हैं। बहुत से बच्चे PG के बाद ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इतने सारे साल जो है बहुत से बच्चे नहीं इतना एजुकेशन में इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उस टाइम को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है PhD में एडमिशन लें। और एक गवर्नमेंट ने एक और बहुत अच्छा मूव किया है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इसमें क्या होगा, सपोज़ आप जो है IIT के स्टूडेंट हैं, आप BTech कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप साथ में अगर आप ज्योग्राफी वगैरह कुछ पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठेगा कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट हैं जैसे IIT वगैरह होते हैं, इसमें तो एक ही स्ट्रीम होती है, तो सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूट क्या ऐसा ये कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। IIT दिल्ली जो है उसने भी अपने यहाँ भी रिसेंटली एक ह्यूमैनिटी का जो है डिपार्टमेंट खोला है, पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट। और IIT खड़गपुर ने भी जो है स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी, इन्होंने ऐसा एक डिपार्टमेंट खोला है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और सिर्फ इंडिया में ही ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। इससे पहले US की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे MIT हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गई जो UK की है, तो यहाँ पे भी जो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना रखे हैं।
तो ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपको एक डैम बनाना है, तो आप डैम तो आपको बनाना आता ही है, आपने इंजीनियरिंग की है, लेकिन उस डैम की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वहाँ पे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, वहाँ के जो आम जन हैं उन पे क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से सरकार ऐसा कर रही है। आपने जैसा कि देखा होगा बहुत से जो इंजीनियर वगैरह होते हैं वो आगे जाके बिजनेसमैन बन जाते हैं, तो क्या उनको इकनॉमी नहीं पढ़ाना चाहिए? तो इस वजह से गवर्नमेंट ये सब चेंजेस कर रही है। और गवर्नमेंट ने एक और बहुत बड़ा चेंज किया है कि सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम ला दिया है। अभी तक हमारे सिस्टम में क्या है कि हमारे पास देखिए यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, साथ ही साथ में जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन AICTE भी, ये भी है। तो इन सबको हटा कर गवर्नमेंट सिर्फ एक ही रेगुलेटरी सिस्टम रखेगी, जिसको कह देंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका मेनली वर्क क्या होगा, ये 4 चीज़ों पे काम करेगी, ठीक है। रेगुलेशन, फंडिंग और आउटकम्स पे, जो है लर्निंग आउटकम्स पे। तो आउटकम्स क्या होता है कि जैसे कि अभी तक हम सिर्फ आउटपुट पे ध्यान देते हैं, आउटकम पे ध्यान नहीं देते। आउटकम मतलब ये होगा कि कोई भी बच्चा सपोज़ आपके यहाँ से इंजीनियरिंग करके निकला है, तो उसने समाज को कितना बेनिफिट दिया, ठीक है, उससे सोसाइटी में कितना चेंजेस आया, तो ये होगा आउटकम। तो गवर्नमेंट अब इसको भी जो है नोटिस करेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं। और इसके अलावा आप जैसे कि जानते हैं हमारे यहाँ और भी कई सारे प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए है, टीचर्स के लिए अलग है, वोकेशनल एजुकेशन के अलग है। तो ये सब भी रहेंगे, ये नहीं ऐसा, ये नहीं इनको गवर्नमेंट नहीं हटाएगी, लेकिन इनका काम चेंज हो जाएगा। अब ये क्या होंगे कि ये एक स्टैंडर्ड बता देंगे, जैसे एग्रीकल्चर में कोई चेंजेस होने हैं तो ये गाइडलाइन जो है बताएंगे कि कैसे क्या करना है। लेकिन मेन जो रेगुलेशन होगा वो मेनली जो पूरा रेगुलेशन जो होगा वो इसके पास होगा, HECI के पास में, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, ठीक है। और गवर्नमेंट ने एक और चेंज ये किया है कि अब गवर्नमेंट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी जो है बनाने की घोषणा की है इस पॉलिसी के अंदर। ये क्या होता है कि अभी तक हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही एकदम ना के बराबर है। इस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हमारे यहाँ कोई भी ज़्यादा इनोवेशन नहीं होते हैं। इनोवेशन तो होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाते, जितने हो सकते हैं, जितने हमारे बच्चे कैपेबल हैं उतना वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये हमारा फाउंडेशन बनाया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएगा और उस इकोसिस्टम को मेंटेन करेगा और साथ ही साथ में उसकी फंडिंग वगैरह करने का इसका काम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। और नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन एजुकेशन पे। तो आपने देखा है कि कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे सडनली रातों रात पूरे स्कूल सारे बंद हो गए और हमें सडनली जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होना पड़ा। तो इसके लिए इंडिया जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम ये बनाया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने आइडिया से चेंज कर सकते हैं आप टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप कोई स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं आप, तो आपको बता सकते हैं कि जो है टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ कैसे करें। और साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं, आप कुछ भी आपके माइंड में आइडिया आता है आप वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेनली उसके लिए रहेगा कि हम टेक्नोलॉजी का कैसे अच्छा यूज़ करें और कैसे जो एजुकेशन को और ज़्यादा बेटर बनाया जाए। तो ये सब उसी चीज़ के लिए होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप जो है इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।